नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि लखनऊ से सामने आ रही है। आपको बता दें कि यूपी के सभी जिलों से दिल्ली के लिए चलेगी 93 बसें। सीएम योगी 2 जून को बसों को दिखाएंगे हरी झंडी। साथ ही आपको बता दें कि दिल्ली से कम दूरी वाले जिलों से एक बस चलेगी। दिल्ली से दूर वाले सभी जिलों में 2-2 बस चलेंगी। वहीं आपको बता दें कि राजधानी एक्सप्रेस का किराया 10% अधिक होगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जो कि लखनऊ से सामने आ रही है। यूपी के सभी जिलों में दिल्ली के लिए 93 बसें चलाई जाएंगी, जिसको सीएम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से हरी झंडी दिखाई जाएगी। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली से दूरी वाले सभी जिलों में 2-2 बस चलाई जाएंगी। वहीं राजधानी एक्सप्रेस का जो किराया है वो भी बढ़ेगा। आपको बता दें कि योगी सरकार की ओर से कि बड़ी सौगात जो है जनता को देने वाले हैं। वो आपको बता दें कि दिल्ली से कम दूरी वाले जिलों में एक बस चलेगी। वहीं दिल्ली से दूरी वाली सभी जिलों में 2-2 बसें चलेंगी। इस वक्त की एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं, जो कि ग्रेटर नोएडा से सामने आ रही है। आपको बता दें कि ड्रग्स फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया है, जिसमें कि 3 विदेशी नागरिक गिरफ्तार हुए हैं। वही आपको बता दें कि मित्रा एनक्लेव में चल रही थी ड्रग फैक्ट्री, और इसमें पुलिस ने 120 करोड़ की ड्रग्स को बरामद किया है। वहीं कपड़ों में छिपाकर तस्कर करते थे तस्करी। पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने ये सभी जानकारी दी है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की ग्रेटर नोएडा पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है, जिसमें ड्रग्स के तस्करों पर तंज कसा गया है। वहीं आपको बता दें कि इस मामले में 3 विदेशी नागरिक गिरफ्तार हुए हैं। मित्रा एनक्लेव में चल रही थी ड्रग्स की फैक्ट्री, जिसमें 120 करोड़ की ड्रग्स को बरामद किया गया है। वहीं आपको बता दें कि शातिर अपराधियों के द्वारा कपड़े में छिपाकर ड्रग्स की सप्लाई की जाती थी, और जिसकी धरपकड़ जो है पुलिस के द्वारा की गई है, जिसमें 3 विदेशी नागरिकों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ग्रेटर नोएडा में पुलिस की ओर से ड्रग्स के तस्करों पर बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें ड्रग्स की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया है। गहरी जांच पड़ताल के उपरांत एक मुकदमा दर्ज मैं किया अपना गया है। डेढ़ आ रहा था, मैं कर लूँगा, पेट कर लूँगा। 3 मंजिला मकान में मेथ लैब अवैध ड्रग की फैक्ट्री चलती हुई पकड़ी गई थी। उसमें पकड़े गए अभियुक्तों को पुलिस रिमांड पर लेकर उनसे गहराई से पूछताछ करने पर उनके द्वारा बताई गई जानकारी और निशानदेही पर कल एक अवैध ड्रग फैक्ट्री बीटा 2 थाने के अंतर्गत जजेस कॉलोनी चौकी के 3 मंजिला मकान में चलती हुई रंगे हाथ पकड़ी गई है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो अखिलेश यादव ने 2024 का आगाज सीतापुर के नेमी शरण्य से करने का ऐलान किया है। आपको बता दें तो वहीं अपना दल एस के नेता आशीष पटेल ने साफ तौर पर कहा है कि यह कोई ताश का खेल नहीं है, जो सपा हिंदुत्वकार का मुद्दा लेकर चल रही है। सपा का कोई कार्ड इस चुनाव में काम आने वाला नहीं है। वहीं मंत्री आशीष पटेल ने साफ किया है कि अपना दल एसएनडीए के साथ मिलकर ही चुनाव लड़ेगी। इतना कहें, मैं तो राजनीति में बहुत पुराना नहीं हूं, 80 के दशक का तो हूं नहीं, पर मैं इतना जरूर कहूंगा कि एनडीए की सरकार ने गांव गरीब के हर उस व्यक्ति के लिए काम करना चाहा है जो जरूरतमंद है, और उसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। मैं उदाहरण देना चाहता हूं। शौचालय दिया गया तो क्या ये कहा गया कि इसको देना है, इसको नहीं देना है? आवास दिए गए तो क्या कहा गया इसको देना है, इसको नहीं देना है? तो हमारी जो सरकार है एनडीए की, जो 2014 से देश में और 2017 से उत्तर प्रदेश में है, उसने लगातार सबके हितों का काम किया है। अब जीवन में परिवर्तन हो रहा है उनके स्तर में। मैं तो एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। एनडीए का पहला मुस्लिम उम्मीदवार के रूप में अपना दल का कैंडिडेट उस जगह से जीता है जहां पर जीत लोग असंभव कहते थे। ये विश्वास का नतीजा है
जो परिवर्तन सबके जीवन स्तर पर हुआ है उसी का ये नतीजा है। बिधूना में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बुधवार की शाम शेखुपुर ग्राम पहुंचे, जहां पर उन्होंने तिवरा सड़क हादसे में युवा सपा नेता और उनके परिवार के 5 लोगों की मौत हो जाने पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि मृतक राहुल सविता ने छोटी उम्र में ही सपा के लिए सक्रिय कार्यकर्ता के तौर पर काम किया था। दुख की इस घड़ी में समाजवादी पार्टी उनके परिवार का पूरा सहयोग करती रहेगी। इसके साथ ही आजम खान के कोर्ट से बरी होने पर एक बार फिर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोला है। मैं धन्यवाद दूंगा। और पहले दिन ही जब उन पर मुकदमे दर्ज हुए थे उस समय भी हम लोगों ने ये कहा था कि न्यायालय उनके साथ न्याय करेगा, और बधाई देता हूँ। और मुझे उम्मीद है जितने भी झूठे मुकदमे उन पर लगे और जितने भी उन पर मुकदमे लगे वो सरकार ने लगाए, न केवल उन पर बल्कि समाजवादी पार्टी का चाहे इरफान हो या और विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, उन सब पर झूठे मुकदमे लगे। अगर बात करते हैं जहां इस समय जो है जो लोग अपने पदक जो है वो गंगा जी में बहाने जा रहे थे, उसको लेकर आप किस तरीके से देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी का जो नारा रहा, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी के सम्मान में, तो आज भारतीय जनता पार्टी को अपने नारे याद रखना चाहिए। और अगर ये कार्रवाई या किस तरह की चीज़ें नहीं हो रही हैं, उनको अपमानित किया जा रहा है अगर वो धरने पे बैठी हैं, तो इसका मतलब ये था केवल वोट लेने के लिए नारे दिए गए। राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद लखनऊ पुलिस पूरी तरह से एक्टिव हो गई है। इसी के चलते पुलिस कमिश्नर लखनऊ एसबी शिरडकर ने निर्देशन में अमीनाबाद पुलिस ने पैरामिलिट्री फोर्स के साथ क्षेत्र में पैदल गश्त की, जिसमें कि आपको बता दें कि जिससे आम जनमानस के बीच पुलिस की स्वस्थ छवि विकसित हो सके। वहीं पैदल गश्त के दौरान पैरामिलिट्री फोर्स के अधिकारियों और जवानों के साथ कोतवाल कृष्णवीर सिंह, चौकी प्रभारी समेत भारी संख्या में स्थानीय पुलिस बल मौजूद रहा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पुलिस कमिश्नर एसबी शिरडकर के आदेश पर आज लखनऊ की अमीनाबाद पुलिस क्षेत्र में पैदल मार्च कर रही है, पैदल गश्त कर रही है, फुट पेट्रोलिंग कर रही है। और यहाँ पर सीआरपी के जवान भी जो है मौजूद है। इनके नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक अमीनाबाद भी मौजूद हैं। इनके नेतृत्व में पूरा जो है फुट पेट्रोलिंग की जा रही है। आम जनमानस के हृदय में पुलिस के प्रति मजबूती और भावना का विकास करने के लिए यह पैदल मार्च किया जा रहा है। और अपराधी जो है उनके मन में डर व्याप्त हो, भय व्याप्त हो, जिसको चलते यह पैदल मार्च किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं हमारे सामने भारी संख्या में यहाँ पर सीआरपी के जवान और अमीनाबाद पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है, जो लगातार फुट पेट्रोलिंग कर रहा है। इस फुट पेट्रोलिंग का जो है मुख्य उद्देश्य अपराधियों के मन में पुलिस के भय को व्याप्त करना है तथा आम जनमानस के हृदय में पुलिस की एक स्वच्छ छवि विकसित करने का प्रयास है। आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने योगी सरकार द्वारा लगातार तीसरी बार अस्थायी डीजीपी नियुक्त किए जाने का घोर विरोध किया है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि पिछले 1 साल के उत्तर प्रदेश में स्थायी डीजीपी तैनात नहीं हुए हैं। यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रकाश सिंह बनाम भारत सरकार और अन्य में दिए गए निर्देशों का खुला उल्लंघन है, जिसमें प्रदेश के डीजीपी को तैनात करने की प्रक्रिया की गई है और उनके लिए न्यूनतम 2 साल का स्थायी कार्यकाल बनाया गया है ताकि वे राजनीतिक दबाव से मुक्त होकर काम कर सके। इसके विपरीत मौजूदा सरकार जानबूझकर लगातार अस्थायी डीजीपी तैनात करती जा रही है ताकि वे सरकार के पूरी तरह से चुंगल में रहे और राजनीतिक मंशा के अनुसार ही काम करें। आजाद अधिकार सेना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लगातार तीसरी बार अस्थायी डीजीपी नियुक्त किए जाने का घोर विरोध करती है। यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रकाश सिंह केस में दिए गए निर्देशों का खुला उल्लंघन है।
ऐसा जानबूझकर डीजीपी पद को राजनीतिक नियंत्रण में रखने के लिए किया जा रहा है। आजाद अधिकार सेना की मांग है कि 15 दिनों में स्थायी डीजीपी की नियुक्ति हो, अन्यथा हम इसे न सिर्फ कोर्ट में ले जाएंगे बल्कि इसके विरोध में लोक भवन का घेराव भी करेंगे। सोनभद्र नगवा ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम सभा दरेव में तैनात सफाई कर्मियों और पंचायत सचिव पर मिलीभगत से भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। आपको बता दें कि ग्रामीणों का कहना है कि जिन सफाई कर्मियों की नियुक्ति है वे ना तो कभी समय पर आते हैं और ना ही सफाई करते हैं। जब इस बारे में सफाई कर्मियों से बात की गई तो सफाई कर्मियों का कहना है कि वे अपना काम समय से करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी सफाई कर्मी हैं जो अपने काम में लापरवाही करते हैं। और अभी तक की बात की जाए तो दरेव देवहार में रोड पर अभी तक ऐसी ही झाड़ियां पड़ी हुई हैं। जब आरएन टीवी के संवाददाता कन्हैया लाल मौके पर जायजा लेने पहुंचे तो पाया कि ग्राम सभी मुबारकपुर के अमृत सरोवर पर लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी हालत बद से बदतर है। हम तो देखते हैं 6 महीना 4 महीना पे आता है कभी कभी, लेकिन नहीं दिखाई देता है। फिर बाद में सरकार का लाखों करोड़ रुपए खर्च हो रहा है स्वच्छ मिशन को लेकर, जमीनी हकीकत क्या जीरो है? एकदम हमारे समझ से सफा जीरो है और साफ सफाई के मामले में जीरो है। यहाँ मतलब आपने कभी प्रधान से शिकायत की इस बारे में कि सफाई कर्मी? प्रधान से बहुत कम होता है, करते हैं लोग लेकिन बहुत कम कभी कभी करते हैं, तो प्रधान जी अपने माध्यम से करवाते हैं। प्रधान जी अपने माध्यम से? हाँ, प्रधान जी अपने माध्यम से करा देते हैं। सफाई कर्मी नहीं आते हैं? सफाई कर्मी कभी नहीं आता है। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री को यही कहना चाहिए, जितने लोग राज पर बैठे हैं ना, वो अपनी जनता अपने कर्मचारी पर ध्यान दे, कड़ाई रखे। हम लोग गरीबों आदमी का क्या बात नहीं लगा, कहबो कर ली तो कोई अवसर नहीं है। सफाई कर्मी तो नित्य सफाई करते हैं ग्राम पंचायत में जाकर। अगर इससे मामला कोई संज्ञान में हो तो फिर निरीक्षण करके उनके खिलाफ कठिन से कठिन कार्रवाई की जाएगी। बस्ती जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अगर रात में आपको इमरजेंसी पड़ जाए तो आपका इलाज भगवान भरोसे ही होगा। ताजा मामला कुदरहा सीएचसी से का है, जहां पर सुरेंद्र नाम के युवक का एक्सीडेंट हो गया। परिजन बीती रात 11 बजे सीएचसी ले गए, लेकिन रात में डॉक्टर समेत सभी स्टाफ नदारद मिले। वहीं आपको बता दें कि घायल युवक अस्पताल के फर्श पर तड़पता रहा। घंटे बीत जाने के बाद भी जब कोई डॉक्टर नहीं पहुंचा तो परिजन थक हार कर घायल युवक को जिला अस्पताल लेकर आए, जहां पर युवक का इलाज चल रहा है। यह वायरल वीडियो स्वास्थ्य विभाग के बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के दावों की पोल खोलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं आपको बता दें कि शासन का आदेश है कि डॉक्टर अस्पतालों पर रात्रि निवास करेंगे ताकि किसी मरीज को इमरजेंसी में इलाज की असुविधा ना हो। लेकिन जिस तरह से अस्पताल में डॉक्टर नदारद रहते हैं उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्वास्थ्य सुविधाएं भगवान के भरोसे हैं। और पूरा प्रदेश जो उसका है उससे संबंधित जो भी हैं अभिलेख हैं, या एडमिट किया नहीं किया, ड्यूटी पर कौन था, किसकी जिम्मेदारी थी, तो पूरा हम नोडल जो एसीएमओ हैं उनसे इंक्वायरी करवा रहे हैं। पूरा मामला संज्ञान पे आने पर एक दोषी पाए जाते हैं तो सख्त कार्रवाई की जाएगी इसमें। और ऐसा भी ज्ञात है कि जो एनवाईसी हैं वहीं पे निवास करते हैं, अपनी सुविधाएं देते हैं। विगत महीनों में हम 3 बार वहाँ पर विजिट भी किए हैं, देखा कि वो वहाँ निवास भी करते हैं, रहते भी हैं। किन परिस्थितियों में ऐसा हुआ उसकी जांच करा करके कार्रवाई की जाएगी। सर, वीडियो आपने भी देखा, साफ तौर पे देखा जा सकता है, उसमें कोई भी कर्मचारी नहीं है, एक सफाई कर्मी भी नहीं है, तो ऐसे में क्या नहीं, यदि
इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें कि बाइक चोरी करने वाले गैंग का पुलिस के द्वारा खुलासा किया गया है। दिल्ली एनसीआर में बाइक चोरी करता था ये गैंग, जिसमें कि 2 चोरों को FNG रोड से चेकिंग के दौरान पकड़ा गया है। कब्जे से चोरी की 8 बाइक्स बरामद कर ली गई हैं। वहीं आपको बता दें कटी हुई बाइकों के इंजन और पुर्जे भी बरामद किए गए हैं। सुनसान घरों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में करते थे बाइक चोर बाइक चोरी। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सेक्टर 113 थाना पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई करी है। आपको बता दें कि बाइक चोरी करने वाले गिरोह पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। नोएडा में आपको बता दें कि नोएडा से लेकर दिल्ली एनसीआर के इलाकों में इन लोगों के द्वारा जो है बाइक चोरी की जाती थी। कब्जे से चोरी की 8 बाइक्स बरामद की गई हैं। वहीं आपको बता दें कि कटी हुई बाइकों के इंजन और पुर्जों को भी पुलिस के द्वारा बरामद किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जो कि नोएडा से सामने आ रही है। पुलिस ने बाइक चोर्स पर नकेल कसी है, जिसमें कि 8 बाइकें पुलिस के द्वारा बरामद कर ली गई है। वहीं बाइक के साथ जो है उनके पार्ट्स और कटी हुई बाइकों को भी पुलिस के द्वारा बरामद किया गया है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज दिनांक 31 मई 2023 को थाना 113 की पुलिस द्वारा एक सराहनीय कार्य हुआ, जिसमें एक मोटरसाइकिल चोरी करने वाली गैंग का पर्दाफाश हुआ। यह गैंग में 2 लोग थे, अनुराग और नरेंद्र, जो कि इस समय खोड़ा के निवासी हैं। और यह लोग एक मास्टर की बनाकर मोटरसाइकिलों की चोरी किया करते थे और उसके बाद उनको बेच दिया करते थे। इनके पास से 8 मोटरसाइकिलें और 2 मोटरसाइकिल के इंजन बरामद हुए हैं। साथ ही साथ अन्य कई सारे पुर्जे अलग अलग मोटरसाइकिलों के भी बरामद हुए हैं। इनके खिलाफ पहले भी आपराधिक इतिहास पाया गया है और यह दिल्ली एनसीआर की कई जिलों में ये लोग घटनाएं को अंजाम दिया करते थे। कई घटनाएं इनसे कनेक्टेड। खबर मथुरा से है, जहां जिलाधिकारी पुलकित खरे के सख्त तेवर से जिला पूर्ति विभाग और राशन माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। बता दें कि जिला पूर्ति अधिकारी की लापरवाही के चलते मथुरा में राशन माफियाओं के हौसले बुलंद थे। जहां पुलकित खरे ने कहा कि मथुरा में राशन माफियाओं के गोदामों पर छापेमारी होगी। कल गोपनीय सूत्रों के माध्यम से ये जानकारी मिली कि मनोहरपुरा, जो थाना कोतवाली में पड़ता है, वहाँ पे सरकारी राशन की निजी व्यक्ति द्वारा स्टॉकिंग करी गई है और डाइवर्जन करा जा रहा है उसका। तत्काल गोपनीय रूप से यहाँ से एक टीम रवाना करी गई, जिसमें मजिस्ट्रेट भी थी और उनके द्वारा पूरी कार्रवाई संपादित कराई गई। मौके पे बहुत प्रयास उस व्यक्ति के द्वारा करे गए कि सामान को खुर्द-बुर्द करा जाए, अलग अलग स्थानों पे छुपाया जाए, परंतु मजिस्ट्रेट ने और पूरी टीम ने अच्छी कार्रवाई करते हुए सभी सरकारी राशन की बरामदगी करी है और 3/7 के अंतर्गत कड़ी कार्रवाई करते हुए FIR दर्ज कराई गई है। भविष्य में भी इस प्रकार की जानकारियों को लेकर प्रशासन सतर्क रहेगा और जिस भी क्षेत्र में इस तरह के माफिया सक्रिय होने का प्रयास करेंगे उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करी जाएगी। साथ ही साथ जो विभागीय अधिकारी जिनके क्षेत्र में इस प्रकार की कार्रवाई हो रही है, उनको भी कल के प्रकरण में चेतावनी दी गई। औरैया के दिव्यापुर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग को उसके ही सगे जीजा ने अपनी हवस का शिकार बनाया है। इतना ही नहीं, आरोपी ने पीड़िता की हत्या कर उसे मौत के घाट भी उतार दिया। बताया जा रहा है कि किशोरी अपनी बहन के घर आई थी। पीड़िता की बड़ी बहन ने अपने मायके और पुलिस को जानकारी दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। हाँ, इसके अभी पहले मॉर्निंग वॉक को सूचना मिली थी, जिसमें मैं और पूरा अपनी टीम पहुंची हुई थी। वहाँ पर देखने पर पता चला कि 13 साल की लड़की है, जिसकी भीतर पहले बेड पर मृत्यु हो गई है। उसके शव को फीड यूनिट्स और सबसे देखा गया, उनके द्वारा देखा गया, तो ये पाया गया कि उसके शरीर पर खरोच के और दांत काटने के निशान है और कुछ मारने पीटने के निशान है और उसके गला दबा के हत्या की गई। कैसे, इसको जानने के लिए शव का पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। तो मतलब मेरे मामा के दामाद है ना, तो वे उसी लड़की को मारते थे दारू पी के। तो मतलब इस छोटी बहन थी उसकी, उसी को मारा और कभी से मारता था। ये मतलब बताती नहीं आती बाप माताई को, ये सोचती थी सुधर जाए, मेरा आदमी सुधर जाए, आज सुधर जाए कल सुधर जाए, बाकी मतलब कोई नियम नहीं सुधरे। तो मेरी तैयापुर में बड़ी लड़की थी, इसके लिए मेरी लड़की आई थी, 1 महीना हुआ है। हमारे जमाने ने मेरी लड़की को मार डाला। किसने मारा? क्या साहब उसके साथ गलत काम किए, डंडा मारा है, कैसे गिरगिटी मछली किया, गलत काम भी हुआ। पुलिस ने कार्रवाई की है कुछ?
था। मैं पुलिस को गए दुर्गापुर थाने में, वहाँ पर से पुलिस ने गिर के मैं गया, पुलिस ने जाकर के मेरी लड़की की मिट्टी निकाली है, घर में मार के धरे थे। रिश्ते में कौन लगता था ये हमारा दमान था। फतेहपुर में एक निजी कार्यक्रम में हिस्सा लेने आए कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने मोदी सरकार की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि हम सही दिशा में काम कर रहे हैं और मौजूदा समय में हमारे देश के अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पर है। साथ ही उन्होंने कहा कि जब हम आबादी का 100वां वर्ष मनाएंगे तब हमारा लक्ष्य है कि हम विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे और इसके लिए हम सबको मिलकर सहयोग कर काम करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि एक समय था जब देश विश्व गुरु था, यहाँ पर दूध दही की नदियां बहती थी। अब एक बार फिर से देश को अग्रणी विकसित देशों की श्रेणी में लेकर खड़ा करना है। और साथ ही उन्होंने कहा कि पर्यावरण को लेकर भी चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि हर वर्ष तापमान में वृद्धि हो रही है, तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है, पर्यावरण को संवारने के लिए संतुलन बनाने की जरूरत है। कर्नाटक के राज्यपाल के अलावा केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति, पूर्व मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश अवस्थी भी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए खागा पहुंचे थे। हमने पढ़ा है, हमने सुना है और ये सत्य है कि देश एक समय विश्व गुरु था, सोने की चिड़िया था, यहाँ दूध दही की नदियां बहती थी। फिर से एक देश को दुनिया के अग्रणी देशों में, विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में लाकर के खड़ा करने के लिए हमारा सबका अपना दायित्व है। और मैं सोचता हूं मंदिरों से और मानवीय सेवा करने से इस प्रकार की प्रेरणा मिलती है। आपने और हमने सबने देश की आजादी के 75 वर्ष के अवसर पर आजादी के अमृत महोत्सव का आयोजन किया और देश भर में खुशियां मनाई। अब इन 75 वर्षों का लेखा जोखा भी हमको लेना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। इन 75 वर्षों में देश ने हर क्षेत्र में। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं जो कि अमेठी से सामने आ रही है। आपको बता दें कि अमेठी में मौजूदा ग्राम प्रधान के घर हमला किया गया है, नकाबपोश बदमाशों ने हमला किया है। वहीं आपको बता दें कि देर शाम 9:30 बजे की यह घटना बताई जा रही है। बाउंड्री वॉल कूदकर घर पर ही फायरिंग की गई है। मां बेटी ने घर में खुद को बंद कर बचाई अपनी जान। फायरिंग के बाद फरार हुए बदमाश, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। मैं आपको बता दें कि मां बेटी ने पुलिस को दी मामले की पूरी सूचना। सीसीटीवी की मदद से पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी। तिवारी मजरे गुंगुवाज का पूरा मामला। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, ग्राम प्रधान के घर हमला किया गया है जिसमें कि नकाबपोश बदमाशों ने हमला किया है। आपको बता दें कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई भी शुरू कर दी है। तो ये तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं कि किस तरह बदमाशों ने। मेरे गेट पर एक बाइक सवार पे 2 लोग आते हैं और वो दरवाजा खटखटाते हैं दरवाजा खोलने के लिए। तब काफी रात हुई रहती है तो मैं सोचती हूँ कि अपनी मम्मी से पूछ लेती हूँ। तो मैं अपनी मम्मी से जैसे पूछने के लिए अंदर आती हूँ तो मैं देखती हूँ कि वो गेट लांघ कर वो घर के अंदर आ रहे हैं। तब अपनी मम्मी को लेकर मैं घर के अंदर घुस जाती हूँ और वो फायरिंग करते हुए जान लेने की नीयत से वो अंदर। बदायूं के जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब अस्पताल में भर्ती युवक की प्रेमिका वहां पहुंची और बेड पर ही युवक की चप्पलों से पिटाई शुरू कर दी। प्रेमिका ने आरोप लगाया है कि युवक शादी का झांसा देकर उसके साथ 1 साल से दुष्कर्म करता हुआ आ रहा है। उसने अपने चाचा और भाई से भी उसके शारीरिक संबंध बनवाए। अब शादी की बात आगे बढ़ी तो वह छिपकर जिला अस्पताल आ गया। वहीं आपको बता दें कि युवती काफी देर तक वार्ड में हंगामा करती रही। जिला अस्पताल के स्टाफ ने किसी तरह से उसको शांत कराया। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जालौन से, जहां पुलिस ने 3 बदमाशों के साथ जो है मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में एक बदमाश का गया
एनकाउंटर। गोली लगने से घायल हुआ एक बदमाश, 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पुलिस और आरोपियों के बीच जो है मुठभेड़ हुई है। हथियार और 1,20,000 रुपए बरामद भी किए गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जो कि जालों से सामने आ रही है। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। वहीं आपको बता दें पकड़े गए बदमाशों पर था 25-25 हजार का इनाम। उरई कोतवाली इलाके के करमेर रोड पर हुई मुठभेड़। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां गोली लगने से भी घायल बताए जा रहे हैं बदमाश। देखिए, आज दिनांक 31 मई 2023 को एसओजी और उरई पुलिस को सूचना मिली कि कुछ बदमाश हैं जो बाहर अपराध करके और फिर उरई आ रहे हैं और यहाँ भी अपराध करने वाले हैं और हमारे यहाँ से वांछित भी हैं। इस सूचना पर झांसी कानपुर हाईवे करमेर अंडरपास के पास पुलिस द्वारा चेकिंग लगाई गई थी। सूचना सही थी। 3 बदमाश अपाचे पे आते हुए दिखाई दिए। पुलिस ने उनको रोकने का प्रयास किया तो वो करमेर की तरफ भागना शुरू कर दिए। पुलिस ने उनका पीछा किया। करीब 300-400 मीटर चलने के बाद दाहिने तरफ कच्चे रास्ते पे मुड़ गए, जहाँ पर इस समय हम लोग खड़े हैं। पुलिस ने उनको ललकारा, उनको रुकने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने जो है पुलिस पार्टी पे फायर करना शुरू कर दिया। आत्मरक्षार्थ पुलिस पार्टी ने भी फायर किया, जिसमें एक बदमाश मान सिंह उर्फ भोला को गोली लगी है। वो इंजर्ड है, उसे उपचार अस्पताल भेज दिया गया है। 2 बदमाश गिरफ्तार कर लिए गए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।